मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। चलिए, so today we will discuss the types of riser. अभी राइजर डिजाइन खत्म ही कहाँ हुआ है, ये तो कोरिनोव भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, टाइप्स ऑफ राइजर। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइजर। ये पहला वाला डायग्राम जो है दैट रिप्रेजेंट्स द टॉप राइजर, और दिस डायग्राम यहाँ पे ये जो है दिस इज द राइजर, this is the riser and this is the mold cavity. Mold cavity, यहाँ पे this is the riser and this is the mold cavity. This is top riser and this is side riser. चलिए, अब अगर मेरे को राइजर डिज़ाइन करना है
यूजिंग कोरिनोव रिलेशन, तो टॉप राइजर और साइड राइजर के डिजाइन में क्या कोई डिफरेंस आएगा? कोरिनोव फॉर्मूले से मेरे को डिजाइन करना है, यानी कि V by A ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन द V by A ऑफ द कास्टिंग। टॉप राइजर और साइड राइजर के डिजाइन में कोई अंतर आएगा कैलकुलेशन में? कोरिनोव फॉर्मूला क्या बोलता है? V by A ऑफ द राइजर, V by A of the riser should be greater than V by A of casting. Can you find any difference in the calculation for top riser and bottom riser? टॉप राइजर जब आप डिज़ाइन करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको 5 सरफेस मिलेगा, क्योंकि एक सरफेस जो है वो मोल्ड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ 5 सरफेस मिलेगी, जबकि साइड राइजर के केस में आपको पूरी की पूरी 6 सरफेस से हीट ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? टॉप राइजर के केस में आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी फ्रॉम 5 साइड, करेक्ट है? तो अगर मान लो मैं सिलेंड्रिकल राइजर ले लेता हूं, टॉप ये यहाँ पे मैं राइजर को मान रहा हूं सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे टॉप राइजर के केस में जो मेरे को सरफेस एरिया मिलेगा दैट इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, और साइड राइजर में क्या एरिया मिलेगा? टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अगर अंतर ये आ रहा है कि अगर टॉप राइजर है तो एक सरफेस एरिया जो है वो हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 5 एरिया से ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, जबकि अगर साइड राइजर है तो उसके 6 सरफेस से ही हीट ट्रांसफर मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल riser, design of cylindrical riser, first top riser, अब डिज़ाइन क्या करना है मेरे को? डिज़ाइन करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द टॉप राइजर, करेक्ट है? तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम मैं वो राइजर कंसीडर करूंगा जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा ना। तो टॉप राइजर का सरफेस एरिया मेरे को कितना मिल रहा है? टॉप राइजर का सरफेस एरिया मेरे को मिला 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं इस एरिया को मिनिमाइज करूं। आई वॉन्ट दैट दिस एरिया शुड बी मिनिमाइज। तो कैसे मिनिमाइज करूंगा? वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट? सो आई गॉट एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, right? So I got area is equals to surface area is equals to पाई से पाई कैंसल आउट हो गया,
टू वी बाई वी की जगह मैं रख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, टू वी बाई आर आया, ठीक है ना। एच की जगह अपन रखे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को मिला टू वी बाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। अब मेरे को इस एरिया को मिनिमाइज करना है। नाउ द एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर ओनली। सरफेस एरिया अभी मेरे को मिल रहा है टू वी बाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, माइनस टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर is equals to 0. So I got V is equals to pi r cube, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, ये मेरे को मिल रहा है V इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब और V है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब। सो हियर आई गॉट R इज इक्वल्स टू H। अगर टॉप राइजर है तो उसके लिए मेरे को R और H जो है वो बराबर लेकर चलना है। बच्चों राइजर डिजाइन करने आता है तो उसमें अगर टॉप राइजर दिया हुआ है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको R और H के बीच का रिलेशन दिया हो। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा इनसफिशिएंट है। अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू कंसीडर R इज इक्वल्स टू H इन केस ऑफ टॉप राइजर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, अब बेसिकली मेरे को मतलब किससे है? मेरे को मतलब है V बाई A के रेशो से। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एरिया मेरे को मिल रहा है 2 पाई आर इंटू एच और R इज इक्वल्स टू एच आया तो मेरे को मिला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। एंड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज द रेशियो ऑफ V बाई A, तो दैट इज पाई आर क्यूब divided by 3 pi r square, so that is r by 3। तो बच्चों आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 99% कंडीशन में r और h के बीच में या तो रिलेशन दिया नहीं होगा तो मेरे को r इक्वल टू एच मानना है, और अगर दिया भी होगा तो R इज इक्वल्स टू एच ही दिया होगा। अगर R इज इक्वल्स टू एच नहीं दिया है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको V बाई A का रेशियो निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। अदरवाइज आप डायरेक्टली, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या? V बाई A का रेशियो, तो डायरेक्टली आप सिलेंड्रिकल टॉप राइजर के लिए V बाई A का रेशियो R बाई 3 यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? कब नहीं करोगे R बाई 3 यूज? अगर R और H के बीच में कोई और रिलेशन दिया हो, इसको छोड़ के, करेक्ट है। अगर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो मेरे को ऑप्टिमम राइजर यूज करना है। ऑप्टिमम राइजर कौन सा होगा? वो राइजर जिसका गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया, ऑप्टिमम राइजर कौन सा होगा? जिसका गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया सबसे कम होगा, और एरिया टॉप राइजर का सबसे कम तब होगा जब R और H जो है वो इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तो टॉप राइजर के लिए ऑप्टिमम साइज टॉप राइजर R इज इक्वल्स टू H एंड V बाई A इज इक्वल्स टू R बाई
3। इज इट क्लियर? चलिए अभी अपन साइड राइजर के लिए देख लेते हैं। साइड राइजर का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच अपॉन पाई आर स्क्वायर h upon pi, h is equals to v upon pi r square, so I got area is equals to pi से pi कैंसिल आउट हो गया, v h की जगह मैं पुट कर रहा हूँ v बाई पाई आर स्क्वायर, तो v टू v बाई r ये आया 2v बाई आर। इज इट क्लियर? ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, इक्वेटेड इक्वल टू 0, सो दैट इज माइनस 2v आर स्क्वायर प्लस 2v आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये चलिए तो क्या मिला अपने को, वी गॉट v is equals to 4 pi r square pi r cube, sorry, v is equals to 2 pi r cube, right? We got v is equals to 2 pi r cube, and that is pi r square into h is equals to 2 pi r cube. सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, h इज इक्वल्स टू मेरे को मिला 2r। ठीक है बच्चों, आई गॉट h इज इक्वल्स टू 2r एंड द सरफेस एरिया इज पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अरे नहीं सॉरी, h जो है वो 2 पाई आर होगा ना, h इज इक्वल्स टू 2, एरिया है पाई आर इंटू एच है ना, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज 6 पाई आर स्क्वायर, राइट? नाउ v by a रेशियो इज 2 pi r into 2r, 2 pi r divided by 2r, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 2r डिवाइडेड बाई 6 पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज r by 3, करेक्ट है?
तो आसान हो गया, टॉप राइजर हो या साइड राइजर हो, ऑप्टिमम साइज अगर है तो वी बाई का ए का रेशो जो है दैट विल बी आर बाई 3। करेक्ट है। रिलेशन बस आर और एच के बीच का रिलेशन टॉप राइजर और साइड राइजर में अलग अलग मिल रहा है, लेकिन वी बाई ए का रेशो दोनों ही कंडीशन में मेरे को आर बाई 3 मिल रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, फॉर ऑप्टिमम साइज टॉप राइजर ऑप्टिमम साइज टॉप राइजर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच? एच इज इक्वल्स टू आर, एंड हियर साइड राइजर के लिए एच इज इक्वल्स टू 2 बाई आर। क्लियर? v बाई ए का रेशो दोनों के लिए मेरे को मिलेगा r बाई 3, और यहां पे भी मेरे को मिलेगा r बाई 3। क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनीबॉडी? चलिए, केन्स फॉर्मूला x is equals to a upon y minus b plus c, where x is the ratio of v by a of riser divided by v by a of casting, v by a of riser divided by v by a of casting, and y is equals to volume of riser divided by volume of casting. Y is equals to volume of riser divided by volume of casting. A, B and C are the constants. Write down. A is known as freezing characteristic constant. Freezing characteristic constant. B liquid solid solidification constant. C relative freezing rate. Relative freezing rate of riser and casting. X जो हमने निकाला था v बाई ए ऑफ राइजर डिवाइड बाई v बाई ऑफ कास्टिंग से, x इज नोन एज फ्रीजिंग रेशियो चलिए, अब यहाँ पे we will draw what is the relation between x and y. x और y के बीच में क्या रिलेशन है?
अरे यार, क्या आएगा? रिलेशन मतलब कौन सा? पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, लीनियर है, क्या है? यार एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। काय का रिलेशन होता है? एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। किसका रिलेशन होता है? चलिए, दैट विल रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई एज हाइपरबोलिक hyperbolic relation as hyperbolic relation. Now let me draw the curve between x and y. ये एक कर्व आएगा। अब ए बी और सी तीन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी होगी, करेक्ट है। और एक्स और वाई के बीच में ये कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आपने जो कास्टिंग बनाई है उस कास्टिंग के लिए आपको बी बाई ए ऑफ द राइजर मालूम है। बी बाई ए तो कास्टिंग मालूम है, तो आप एक्स निकाल लोगे और आप y निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, करेक्ट है। अब आप क्या करो, x और y को प्लॉट करो। अगर मेरा पॉइंट इस रीजन में आता है, x और y की वैल्यू अगर मेरी इस रीजन पे आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा साउंड कास्टिंग। और अगर मेरा पॉइंट इस रीजन में आया तो दैट इज डिफेक्टिव कास्टिंग। दैट इज डिफेक्टिव कास्टिंग, ठीक है। नॉर्मली केन्स फॉर्मूला से हम लोग राइजर का डिजाइन नहीं करते हैं। हम लोग राइजर को कोरिनोव फॉर्मूला से डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद केन फॉर्मूले से हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो ठीक है या नहीं। अगर केन्स फॉर्मूला में मेरा पॉइंट इधर मिल रहा है रेड रीजन में, तो मेरा जो डिजाइन है वो डिजाइन सही है। और अगर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मेरा जो डिजाइन है वो डिफेक्टिव डिजाइन होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मान लो मेरे को केन फॉर्मूला से राइजर डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करूंगा? ए बी और सी की वैल्यू आपको मालूम रहेगी। ए बी और सी की वैल्यू आपको दी रहेगी और आपको डिजाइन करना है राइजर, तो आप कैसे डिजाइन करोगे? एज्यूम कर लोगे? क्या एज्यूम कर लोगे? चलिए, मेरे पास एक रिलेशन है, करेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि इस रिलेशन को यूज करके मैं एक अननोन निकाल सकता हूं। ये रिलेशन एक रिलेशन है। एक्चुअली हम लोग डिजाइन के लिए किन फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, लेकिन अगर किन फॉर्मूले से मेरे को डिजाइन करना है तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन जो मेरा पॉइंट है वो इस लाइन पे आना चाहिए। इस लाइन पे आना चाहिए, मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अंडर लिमिटिंग कंडीशन, करेक्ट है। अब इस इक्वेशन में मान लेता हूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। आप सिलेंड्रिकल राइजर डिजाइन कर रहे हो तो आपके पास दो अननोन है, आर और एच, लेकिन वो टॉप राइजर है या साइड राइजर वो आपको मालूम होगा, तो आर और एच के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हो। यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। इज दैट क्लियर? कास्टिंग आप जो कास्ट करने जा रहे हो उसकी डायमेंशन तो आपके पास में है ही, तो कास्टिंग के लिए आप v बाई ए कैलकुलेट कर सकते हो, कास्टिंग का आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, और
V बाई ए ऑफ द राइजर आप R और H के टर्म में कैलकुलेट कर लोगे, वॉल्यूम को भी आप R और H के टर्म में निकाल लोगे, और R H के बीच में रिलेशन आपको मालूम है, तो अल्टीमेटली कितना अननोन बचा आपके हाथ में? कितना अननोन बचा भाई मेरे हाथ में? ए बी सी मेरे को मालूम है, अभी दो अननोन मेरे को दिख रहा है, एक्स और वाई। करेक्ट है, एक्स और वाई जो है वो आर और एच के टर्म में आएगा, राइजर का रेडियस और राइजर का हाइट, और आर और एच के बीच में मेरे को रिलेशन मालूम है, तो करेक्ट है। चलो इसको एक एक क्वेश्चन में मान लूँ, तो दूसरी रिलेशन जो है वो मेरे को आर और एच के बीच की रिलेशन मालूम है, तो बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। तो अगर मेरे को इससे डिजाइन करना हो तो मैं डिजाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली केस फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिजाइन, इट इज यूज्ड टू चेक द डिजाइन। डिजाइनिंग जो है वो हम लोग कोरिनो फॉर्मूला से ही करेंगे, और उसके बाद जो हमने डिजाइन किया है उसको हम केन्स फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि हमारा डिजाइन जो है वो सही है या नहीं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आई है बात? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, determine the ratio of solidification time of an optimum size cylindrical riser to the riser for which H is equals to 2D, H is equals to 2D, assume first a top riser, second side riser, Question number 2, determine the ratio of solidification time of an optimum size cylindrical riser to the optimum size
square, optimum size square parallelepiped riser, square parallelepiped riser PARA parallelepiped riser. Assume all the surfaces of riser are free to all the surfaces of riser are free to heat transfer Question number 3. A casting of 10 centimeter cube is made of aluminium if solidification shrinkage is 6% and solidification shrinkage ठीक है solidification shrinkage is 6% and shrinkage after solidification is 4%. No side of casting and riser is insulated. No side of casting and riser is insulated. Determine the size of cylindrical riser the volume of riser must be at least 3 times more than the shrinkage compensated by 3 times more than the shrinkage compensated by riser. चलिए let's try to solve it. अच्छा कल आपका क्लास नहीं है, मंडे को आपका टेस्ट आएगा.
हाँ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई? बन गया बच्चों? फर्स्ट हो गया, सेकंड क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहा हूँ भाई? कुछ भी होगा, 3 डायमेंशनल फिगर होगा, कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करो ना यार। क्या 3 डायमेंशनल फिगर होगा, स्क्वायर लिखा है मतलब 2 डायमेंशन सेम हो गई, राइट? तीसरी डायमेंशन जो है, चलो क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, टॉप राइजर है कि साइड राइजर है? पहले ये बताओ। कैसे मालूम? सभी सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है। टॉप राइजर होता तो 5 सरफेस से हीट ट्रांसफर होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है साइड राइजर। राइट। अब स्क्वायर पैरेलल पाइप का एरिया क्या होगा? 4a इंटू एच प्लस 2a स्क्वायर। स्क्वायर पैरेलल पाइप है ना, ए और एच, करेक्ट है। वॉल्यूम ए स्क्वायर इंटू एच, सो एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन ए स्क्वायर। तो एरिया मेरे को मिल गया 4v बाई ए प्लस 2a स्क्वायर। करेक्ट है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, dA बाई dA इक्वल टू 0, तो दैट इज माइनस 4v बाई ए स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को मिला v इज इक्वल्स टू a क्यूब, करेक्ट है। एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू एच। So I got h is equals to a. So I got surface area is equals to 4a square plus 2a square, that is 6a square. करेक्ट है। अब v by a मेरे को मिला v by a of parallel pipe, that is a by 6, करेक्ट है। चलिए अब मान ले दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो अच्छा ऑप्टिमम साइज साइड राइजर है, तो ऑप्टिमम साइड राइजर के लिए आर और एच में क्या रिलेशन है? एच इज इक्वल्स टू 2r, करेक्ट है। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई 2 पाई आर क्यूब। यस नो? करेक्ट है। साइड ये सिलेंड्रिकल राइजर का वॉल्यूम मेरे को मिल गया, सिलेंड्रिकल राइजर का वॉल्यूम आ गया 2 पाई आर क्यूब, करेक्ट है। और स्क्वायर पैरेलल पाइप का a इक्वल टू एच आया था, तो हो गया a क्यूब। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब साइड सिलेंड्रिकल राइजर है या पैरेलल पाइप, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यहां से मेरे को मिल गया a क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पाई आर क्यूब। सो a इज इक्वल्स टू 2 पाई टू द पावर 1/3 इंटू आर।
right? So V by A of parallel pipe, V by A of parallel pipe आया था A by 6, तो that is 2 pi to the power 1 by 3 by 6 into R, right? और V by A of क्या था अपना सिलेंड्रिकल राइजर R by 3, करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? तो अभी क्या चाहिए था मेरे को? सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द सिलेंड्रिकल राइजर डिवाइडेड बाय द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द पैरेलल पाइप इज इक्वल्स टू V by A ऑफ सिलेंड्रिकल राइजर डिवाइडेड बाय V by A ऑफ पैरेलल पाइप। ये इक्वेशन ठीक है? ठीक है ना बच्चों? हाँ, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो V by A का प्रोपोर्शनल टू V by A होल स्क्वायर है, तो इसका अपने को करना पड़ेगा स्क्वायर। करेक्ट है? क्या वैल्यू आ रही है? सिलेंड्रिकल अपॉन पैरेलल पाइप निकालो, एक से ज़्यादा आना चाहिए। सिलेंड्रिकल अपॉन पैरेलल पाइप, सिलेंड्रिकल का ज़्यादा आएगा। सिलेंड्रिकल अपॉन पैरेलल पाइप की एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी। निकालो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट करेक्ट है, 1.17 सही, एकदम बराबर। ये आ रहा है आपका 1.17। हो गया बच्चों ये? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन पढ़ो, मिलेगा। सब तरफ से हो रहा है। चलिए, आपको राइजर डिजाइन करना है, तो राइजर का रेडियस और हाइट निकालना है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू डिजाइन द राइजर, राइट? स्वप्निल क्या हो गया? हाँ नीलेश क्या हुआ? इधर देखना भाई, जब मैं बोल रहा हूँ इधर देख लिया। अगर मेरे को राइजर डिजाइन करना है, यानी कि राइजर का रेडियस और हाइट फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? तो सबसे पहले क्वेश्चन से पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि ये साइड राइजर है, राइट? साइड राइजर है तो हाइट जो है वो 2 टाइम्स रेडियस होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, अब मेरे को सिर्फ एक रिलेशन मिल जाएगी तो मैं राइजर डिजाइन कर लूंगा। 2 अननोन थे, एक मेरे पास में आ गया इक्वेशन, h इज इक्वल टू 2r। कहां से आया ये? क्योंकि इसी के लिए मेरा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। एक रिलेशन आ गया, अब एक रिलेशन मेरे को और चाहिए। अब एक रिलेशन R निकालना है मान लो मेरे को, तो अब मैं वॉल्यूम से R निकाल सकता हूं, या फिर मैं V by A को कंपेयर करके R निकाल सकता हूं।
आप लोग गलती क्या कर देते हो, आप लोग पहले वॉल्यूम से जाके रेडियस निकालते हो। चलो अपन करके देख लेते हैं, देखो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन गलत। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन 3 times ऑफ द श्रिंकेज वॉल्यूम, करेक्ट। 3 times ऑफ द श्रिंकेज वॉल्यूम। श्रिंकेज वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.6 सेंटीमीटर, नहीं परसेंट होगा ना। 6% ऑफ कास्टिंग, करेक्ट है। कास्टिंग का साइज क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻3, राइट, करेक्ट है। यहां से अब 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वो एक्चुअली वन साइड है वो, ठीक है। आपने 10 सेंटीमीटर टोटल वॉल्यूम लिया है, तो दैट इज 0.06 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द राइजर, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या होगा, पाई 2 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से निकालो रेडियस कितना आया, निकालो रेडियस, निकालो कितना आ रहा है। अच्छा, इंटू 3, सॉरी, हाँ ये तो अपना ये हुआ मल्टीप्लाइड बाय इंटू 3 होगा, हाँ ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तीन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है यार, कितना, 1.41 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो ना यार, इतना टाइम क्यों लगाते हो छोटा सा कैलकुलेशन में। 5.6.3 इंटू 0.9 कैसे एक से कम आएगा इसमें, तो 0.165। अरे यार इतना सा कैलकुलेशन तुम्हारे पास, गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर भी दिया जाएगा, उसका ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। इस कैलकुलेटर में अगर आप लोग कैलकुलेशन में इतना दिक्कत करोगे तो फिर गेट में कैसे होगा। क्या आ रहा है जल्दी बताओ आंसर, 0.65 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि राइजर डिजाइन की पहली कंडीशन यह है कि उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए, पहली ही कंडीशन वही है। तो अभी तो मैंने ये देखा कि जो राइजर का वॉल्यूम है वो श्रिंकेज वॉल्यूम के 3 गुना तो है, लेकिन क्या सॉलिडिफिकेशन वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चलो देख लेते हैं। अभी आपका जो V बाई ए ऑफ कास्टिंग है, V बाई ए ऑफ कास्टिंग है, वो मेरे को मिल रहा है a³/6a², दैट इज 10/6। इज दैट क्लियर। और मेरे पास कंडीशन है कि V बाई ए ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन द V बाई ए ऑफ द कास्टिंग,
राइट। V बाई ए यानी कि R बाई 3 ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन A बाई 6। करेक्ट है। तो बच्चों यहां पे मेरे को मिला R शुड बी ग्रेटर देन A बाई 2। क्लियर हुआ? सो इट मीन्स दैट R शुड बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। R शुड बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को करना क्या है कि ये जो मिनिमम वॉल्यूम वाली कंडीशन है ना, इससे आप R मत निकालो। जो मिनिमम वॉल्यूम वाली कंडीशन है उससे जब आप R निकालोगे और उसको ले जाके आप सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए चेक करोगे तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ से मेरा R कितना आया 0.65 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअली इसको होना कितना चाहिए था 5 से ज़्यादा। करेक्ट है। तो बेसिकली पहला काम आप ये कर लो कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम की कंडीशन है उससे आप R कैलकुलेट कर लो। क्लियर हुआ ये बात? इससे जब आप R निकालोगे तो मिनिमम वॉल्यूम वाली कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो पहला अपने को पहली कंडीशन क्या है, V बाई ए ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन V बाई ए ऑफ द कास्टिंग। तो यहां से आप R निकाल लो, वो जो रेडियस आएगा वो मिनिमम वॉल्यूम वाली कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए now there are certain definitions. What is core? क्या होता है core? Any idea? अरे हाँ ना बोला करो भाई, कोर का नाम सुना है? क्या होता है? नाम सुना है पर मालूम नहीं है। अगर मान लो मेरे को एक हॉलो कास्टिंग बनानी है, ठीक है, तो हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखो, ये मान लो मोल्ड कैविटी है, ये वाइट कलर में जो दिख रहा है दैट इज से मोल्ड कैविटी। अब अगर मैं इस मोल्ड को फिल करूंगा, तो मेरे को जो कास्टिंग मिलेगा, वो कास्टिंग क्या होगा? वो सॉलिड कास्टिंग होगा। पूरा मोल्टन मेटल इस मोल्ड कैविटी को फिल कर लेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को एक हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट बनाना है, राइट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक कोर का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज अ कोर। ये बीच में मैंने यहाँ पे एक कोर अप्लाई कर दिया। ये सेंटर में हमने यहाँ पे एक कोर को अप्लाई कर दिया। तो ये कोर अब क्या करेगा, अब जो मेरे पास जो कास्टिंग बनेगी दैट विल बी हॉलो। करेक्ट है। अब ये कोर यहाँ पे ऐसे तो रखा नहीं रहेगा, ऐसे रख सकता हूँ क्या मैं इसको? नहीं। क्या होगा, इसको रखने का मेरे को प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसको रखने के लिए प्रोविज़न जो है वो हम यहाँ पे जो हमारा मोल्ड है, मोल्ड में हम स्पेस प्रोवाइड कर दें इसको प्लेस करने के लिए।
ये मोल्ड को होल्ड करने के लिए हमने मोल्ड को होल्ड करने के लिए सॉरी कोर को होल्ड करने के लिए हमने मोल्ड में प्रोविजन प्रोवाइड किया। तो ये जो कोर है ये एक्सटेंड होके जाएगा और इसको मैं मोल्ड में प्लेस कर दूंगा, करेक्ट है। तो ये जो प्रोविजन मैंने दिया है, ये जो प्रोविजन मैंने दिया है कोर को होल्ड करने के लिए, ये जो प्रोविजन मैंने दिया है कोर को होल्ड करने के लिए, दिस इज कोर, इसको हम कहते हैं कोर। और ये जो प्रोविजन हमने दिया है दिस इज नोन एज द कोर प्रिंट, दिस इज नोन एज द कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट इज द प्रोविजन प्रोवाइडेड टू होल्ड द कोर, राइट। चलिए, कई बार मोल्ड में मैं कोर प्रिंट प्रोवाइड नहीं कर पाता, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द कोर प्रिंट। तो वहां पे हम कैसे होल्ड करेंगे, वहां पे होल्ड करने के लिए वी यूज द चैपलेट्स। चैपलेट्स आर ये चैपलेट्स हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं कोर को होल्ड करने के लिए। दिस चैपलेट्स आर chaplets are made of low melting point material as they melt and becomes the part of casting, अब देखो यहाँ पे मैंने सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ मटेरियल, कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब यहाँ पे तो मोल्टन मेटल आ जाएगा, यहाँ पे तो मोल्टन मेटल आ जाएगा, जहाँ पे चैपलेट रखा हुआ है वहाँ मोल्टन मेटल आ जाएगा, इज दैट क्लियर। और जब आप मोल्टन मेटल डाल दोगे तो उसके बाद ये चैपलेट को बाहर निकाल सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ये चैपलेट जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का बना होना चाहिए, ताकि जब उसमें आप मोल्टन मेटल को फिल करो तो ये चैपलेट जो है वो मेल्ट होकर कास्टिंग का ही पार्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो चैपलेट्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हम कोर प्रिंट प्रोवाइड नहीं कर पाते, करेक्ट है। चैपलेट एक और काम करता है जिसे हम कहते हैं चिल्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। हाँ उठा लो। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स which are used to obtain directional solidification। दोस्तों डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा कास्टिंग जो है वो पहले सॉलिडिफाई हो और राइजर जो है वो बाद में सॉलिडिफाई हो, करेक्ट है। अगर मान लो मेरी कास्टिंग बहुत बड़ी है तो राइजर का साइज भी बहुत बड़ा होगा, राइट। तो उतना बड़ा अगर अपन राइजर नहीं यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को इस मोल्ड में प्लेस कर देते हैं। अब ये मेटालिक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब मोल्टन मेटल आएगा तो मोल्टन मेटल में से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये हीट कहां से लिया, मोल्टन मेटल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कास्टिंग का जो सॉलिडिफिकेशन का रेट है वो बढ़ा देगा। ये बात समझ में आ रही है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कास्टिंग शुड सॉलिडिफाई बिफोर द राइजर। तो कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो, इसके लिए हम लोग मोल्ड में कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चैपलेट रखे हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो कोर को सपोर्ट करने का था, लेकिन साथ ही साथ ये चिल का भी काम करेगा। चिल मतलब ये मेल्ट होगा, जब ये मेल्ट होगा तो मोल्टन मेटल से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब मोल्टन मेटल से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन के रेट को ये बढ़ाएगा। इज दैट क्लियर। तो भले दोनों का फंक्शन अलग अलग है, चैपलेट इज यूज्ड टू होल्ड द कोर, लेकिन चैपलेट भी चिल का ही काम कर रहा है। क्लियर हुआ। चिल क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जिसको हम मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं,
ताकि वो मेल्ट होने के लिए हीट मॉल्टन मेटल से एब्जॉर्ब करे और मेरा कास्टिंग जो है वो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाए। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। और क्या बच गया भाई? हो गया, क्या बचा? केन्स फॉर्मूला, गेटिंग रेशियो। ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, गेटिंग सिस्टम। चलिए, जो गेटिंग सिस्टम हमारा होता है उसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले मॉल्टन मेटल गया पोरिंग बेसिन में। पोरिंग बेसिन के बाद ये जाएगा स्प्रू में। स्प्रू से हॉरिजॉन्टल चैनल है, देखो स्प्रू इज द वर्टिकल पैनल। इसके बाद तुम्हारा हॉरिजॉन्टल चैनल आया रनर। और अगर एक से ज़्यादा कास्टिंग के अपने को बनाने की, एक मोल्ड में अपने को एक से ज़्यादा कास्टिंग बनानी है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग कास्टिंग को बनाने के लिए एक इनगेट्स यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरा मॉल्टन मेटल जो है वो मोल्ड कैविटी में फिल होगा। फिर से फ्लो समझ लो। पोरिंग बेसिन में डालोगे पहले, पोरिंग बेसिन के बाद स्क्रू में जाएगा। स्क्रू जो है वो सिर्फ वर्टिकल है। उसके बाद स्क्रू के थ्रू पाइप दिख रही है आपको, ये जो पाइप है हॉरिजॉन्टल पाइप, ये आपकी रनर हुई। और ये इनगेट, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हाँ बता भाई, ये जो गेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं कि वर्टिकल है? वर्टिकल है। अच्छा, ऊपर जा रहा है मतलब पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये भी सॉरी ये वर्टिकल नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। समझो, देखो ये फ्लो आया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ये पाइप, और ये फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनगेट्स के थ्रू मोल्ड कैविटी में मॉल्टन मेटल जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, अब कौन कौन से सब स्प्रू में एंटर हुआ? स्प्रू के बाद गया रनर में, रनर के बाद इनगेट, इनगेट के बाद कहाँ जाएगा? इनगेट के बाद कहाँ जाएगा? बाहर, घर के बाहर। कहाँ जाएगा? मोल्ड कैविटी में। ठीक है, चलो तो अब ये बताओ कि सबसे पहला गेटिंग सिस्टम में पहला कौन सा एलिमेंट है जिसमें फ्लो हो रहा है? स्प्रू। सबसे पहले क्या आया? स्प्रू। स्प्रू के बाद रनर, और रनर के बाद इनगेट। स्प्रू, देन रनर, एंड देन
इनगेट। So area of sprue raised to area of runner raised to area of ingate is known as gating ratio. Gating ratio. Right? 4 raised to 2 raised to 1, 4 raised to 2 raised to 1, यानी कि अगर एरिया फ्लो के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एरिया फ्लो के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 4 रेज टू 2 रेज टू 1, है ना। स्प्रू का एरिया सबसे ज़्यादा था, रनर का एरिया हमने कम कर दिया और इनगेट का एरिया हमने और कम कर दिया। अगर एरिया फ्लो के डायरेक्शन में कम होता है तो इसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। This is known as the pressurized gating system. क्यों कहिए अभी आप प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको? Why we are calling it pressurized gating system? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करेक्ट है। यहाँ पे बैक प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। देखो जैसे जैसे आप फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है अर्थात वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि प्रेशर घट रहा है। तो फ्लो के डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है। फ्लो के डायरेक्शन में चूंकि आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो आपका फ्लो जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, आपका फ्लो जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, राइट। दूसरा होता है अगर मेरे को मिल रहा है 1 रेज टू 2 रेज टू 4 तो इसको हम कहते हैं अनप्रेशराइज्ड गेटिंग। वन रेज टू 2 रेज टू 4 यानी कि फ्लो के डायरेक्शन में अगर एरिया बढ़ रहा है यानी कि फ्लो के डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि फ्लो जब आगे जा रहा है तो उसको हायर प्रेशर को ओवरकम करना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग का? क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? देखो अगर मैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं तो फ्लो जो है वो आसानी से होगा क्योंकि फ्लो जो हो रहा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है इसका, प्रेशराइज्ड गेटिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि जब मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा उससे क्या होगा, हाँ वहाँ पे मोल्ड इरोजन की संभावना होगी, करेक्ट है। यहाँ पे जब मोल्टन मेटल एंटर कर रहा है कैविटी में तो हाई वेलोसिटी से कर रहा है, तो यहाँ पे अपने पास संभावना है मोल्ड इरोजन की, मोल्ड इरोजन की। बात समझ में आई बच्चों? What is the disadvantage in the unpressurized gating system? टाइम क्यों ज़्यादा लगेगा भैया, वो तो इनलेट पे जो आपका वेलोसिटी है डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, जितना आप इनलेट में फ्लो करोगे वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। टाइम किस पे डिपेंड करेगा? डिस्चार्ज पे करेगा ना। डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है? एरिया और वेलोसिटी पे।
राइट। तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो एरिया तो ज़्यादा है, टाइम पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या नुकसान है इसका? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़े हैं ये कंसेप्ट, कंडीशन को। क्या होगा यहाँ पे, फ्लो को आगे बढ़ने के लिए हाई प्रेशर को ओवरकम करना पड़ रहा है, करेक्ट है? यानी कि फ्लूइड जब आगे जा रहा है तो उसको जो गेटिंग सिस्टम है उसका फ्रिक्शन तो उसने ओवरकम करना ही है, साथ ही साथ उसको हायर प्रेशर को भी ओवरकम करना है। ऐसी कंडीशन में फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, किसकी संभावना बढ़ गई? दैट कॉजेस फ्लो, क्या बोलते हैं, सेपरेशन। तो यहाँ पे आपकी फ्लो सेपरेशन की संभावना बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? फ्लो सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्लो जब लो एरिया से हाई एरिया पे जाएगा, फ्लो जब लो एरिया से हाई एरिया पे जाएगा तो ये फ्लो इस टाइप से मूव करेगा, करेक्ट है? तो ये जो पैकेट्स बन रहे हैं, दीज पैकेट्स आर ऑफ द लो प्रेशर पैकेट्स। तो ये पैकेट में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो रश करेगी। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे आपका फ्लो सेपरेशन हो रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़े हैं, जब फ्लो सेपरेशन हो रहा है तो ये मेरा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इस एरिया पे आएगी। तो यहाँ पे समस्या क्या होगी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आपका मोल्टन मेटल में मिक्स होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर आप प्रेशराइज गेटिंग यूज कर रहे हो, प्रेशराइज गेटिंग यूज कर रहे हो तो फ्लो आसानी से हो रहा है, क्योंकि फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। लेकिन वहाँ पे समस्या ये है कि जब आप एंटर कर रहे हो मोल्ड में तो आप हायर वेलोसिटी से एंटर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मोल्ड इरोजन की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप अनप्रेशराइज गेटिंग यूज करते हो तो उस कंडीशन में फ्लो सेपरेशन होगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो मोल्टन मेटल के साथ में मिक्स हो सकती है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? चलिए जी, तो एक बार आप जो थ्योरी बुक ले गए आप लोग, ठीक है? ये बुक में मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा वो चेंजेस हुआ होगा, तो मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा ऐप पे। आपने करना क्या है, थ्योरी को एक बार रीड मारना है, एक बार दो बार, जब भी आप सोने जा रहे हो आधा घंटा निकाल के थ्योरी को पढ़ना है। और पढ़ने में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको मगना पड़ेगा। कास्टिंग डिफेक्ट का नोट्स बना लीजिएगा, दैट यू हैव टू मेमोराइज। कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं और किस कारण से वो कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, राइट? और ईएससी में तो 100% कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो वो कास्टिंग डिफेक्ट आपको अच्छे से मगना पड़ेगा। और बाकी आप क्या करेंगे, किताब उठाइए और एज अ नॉवेल एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आपका मन करे रीडिंग मारिए। अननेसेसरी याद करने की कोशिश मत करिए। अननेसेसरी क्या याद करना है आपको? कास्टिंग डिफेक्ट्स। कास्टिंग डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, दैट यू हैव टू मेमोराइज, और क्या कारण होता है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है? ये एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कॉन्फिडेंस? क्या यहाँ कि वहाँ? कोर्स, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी पहाड़ पे चढ़ने जाता है ना, ये मत देखना कि कितनी सीढ़ी चढ़ी बची है, चढ़ नहीं पाएगा, थक के बैठ जाएगा। बस ये देख कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लिया हूँ, राइट? कितना बचा है वो छोड़, कितना हो गया है वो देख। जब देखेगा ना कि इतना कर लिया हूँ, तब लगता है इतना भी हो जाएगा। और जब देखेगा अरे साला इतना करना है, तो वहीं अपन कॉपी पेन रख के सो जाएंगे, राइट? तो कितना बचा है वो नहीं देखना है, क्या हो गया है वो देखिए। और जो बचा है उस पर एक बार बैठो, एक बार बैठो और देखो कि क्या क्या बचा है, रोज नहीं देखना है। उसके बाद अपना एक शेड्यूल बनाओ, कितने कितने टाइम में ये टॉपिक मेरे को कवर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो। जो शेड्यूल बनाओगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको मैं जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करूं। लेकिन ना हो पाए, ऐसा होता है, कई बार बनाते हैं शेड्यूल नहीं होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम 3 दिन में कर लेंगे, और टाइम आप कम ही रखिए। आपको लगता है कि 4 दिन में होने वाला है, आप 3 दिन रखिए।
क्योंकि अगर आप 3 दिन में होने वाला है उसके लिए 5 दिन का टाइम दे देंगे तो अननेसेसरी आप स्लो हो जाएंगे। 4 दिन का काम के लिए आप टाइम रखिए 3 दिन का, और 3 दिन में नहीं होता है तो परेशान ना होइए, उसका टाइम आप 1 दिन और एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि बाद में अपने को पूरा सिलेबस जो है वो दिसंबर तक खत्म करना है। करेक्ट है, दिसंबर तक खत्म करना है, तो आप शेड्यूल बनाइए कि मैं 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, ताकि 15 दिन का टाइम अपने पास फिर भी बच जाए, वहां पे अपन उन चीज़ों को मैनेज कर लें। करेक्ट है बेटा, गेट बहुत आसान एग्जाम है। कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तीनों में से कोई भी एक कम हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस, बस ये 3 चीज़ों को आप साथ में लेके चलिए, बड़ा आसान एग्जाम है गेट। गेट के लिए मेरे को 25-25 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ऑटोमेटिकली अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो तो वो अपने आप 16 घंटे 18 घंटे तक खुद पहुंच जाओगे, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको एंजॉय करना है अपनी प्रिपरेशन को, और बहुत आसान एग्जाम है। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, और ये मत देखो कि इतना बचा हुआ है, रोज मैं सोचूंगा कि इतना बचा है तो रोज का दिन मेरा खराब होगा। राइट, ये करना है, उसको निपटाते जाइए।